Good morning, dear students. This is Abhishek, and today in this video we are going to start a new lesson of history, that is when people rebel. In this chapter, we are going to study about revolt of 1857 and its background. Okay, so in this video, we'll look at the effect of policies that are made by Britishers and how it impacted the people of Indian society. Means you can say each and every section of Indian society was severely hurt by the policies that are made by Britishers. Okay, whether it is for kings and queens, or whether it is for what peasants, farmers, land owners, etc. ओके, सारे लोगों के लिए जो भी पॉलिसीज़, सेपरेट पॉलिसीज़ बनाई गई, उनने कहीं ना कहीं सबको हर्ट किया, और जिसके वजह से ये बैकग्राउंड तैयार होता है 1857 के रिवोल्ट का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले इन्होंने कैसे जो बिग फिशेस थी, मतलब जो पावरफुल नवाब्स थे, उनके पावर को कैसे इरोड किया इन्होंने. तो 18th सेंचुरी के मिड में, मतलब आफ्टर 1750, ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी एक्वायरिंग का एक जो एम्बिशन था उसको काफ़ी रिलेंटलेसली स्टार्ट कर दिया था. इसी के बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में. ठीक है, जो कि एक पहली डिसाइडिंग विक्ट्री होती है अंग्रेज़ों की, और यहाँ से कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का इंडिया में नींव रख दिया था जब रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया था. ठीक है, इससे पहले इन्होंने 1740s में कार्नेटिक वॉर में चंदा साहिब, नसीरुद्दीन, इन लोगों को हरा के, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांसीसियो को हरा के इस कंपटीशन से उन्हें बाहर कर दिया था कि इंडिया पे अल्टीमेट रूल किसका होगा. फ्रांसीसियो को काफ़ी अच्छे टेक्निक से हराया था अंग्रेज़ों ने. सारे जो भी क्या दो डिप्लोमेसी और फोर्स दोनों का इस्तेमाल करके इन्होंने फ्रांसीसियो को इंडिया से बैटल ऑफ वांडीवॉस 1759 में उन्हें हरा के कहाँ भेज दिया, वापस फ्रांस भेज दिया. ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है इनका टेरिटोरियल गेन. ठीक है, इसमें क्या करते हैं ये लोग, पहले तो इन लोगों ने जिसको वॉर से जीतना था, जिसको वो वॉर से जीत लेते हैं, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज़ होते हैं उनको ये लोग पॉलिसीज़ लॉन्च करके उसको अक्वायर कर लेते हैं. जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने झांसी को अक्वायर कर लिया. ठीक है, और उसी तरह से सब्सिडरी अलायंस जो लॉन्च किया गया पॉलिसी, वो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अवध को अक्वायर कर लिया. ठीक है, तो इन पॉलिसीज़ के लिए काफ़ी जो रूलिंग फैमिलीज़ थी, जो किंग और क्वीन के फैमिली से लोग बिलोंग करते थे, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, या फिर नाना साहेब हो गए. ठीक है, ये लोग अंग्रेज़ों से नेगोशिएशन का एक तरीके से रिक्वेस्ट किया कि हमसे बातचीत कीजिए आप, और हमारा जो भी इंटरेस्ट है, मतलब हमारे टेरिटरी को आप एक्वायर मत कीजिए, ऑल्दो हम आपके सर्विस में हमेशा अवेलेबल रहेंगे, बट उसका जो हक है वो हमारे ही पास रहने दीजिए. लेकिन अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ना सुनी, और रानी की लक्ष्मीबाई को अंततः वॉर ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, शहीद हो गई थी. ठीक है, आपको पता होगा. और नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के जो पुत्र थे, उनको पेंशन भी नहीं दिया जा रहा था. ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो सेक्शन ऑफ किंग्स एंड क्वींस को काफ़ी हर्ट फील हुआ इन पॉलिसीज़ के वजह से. ओके, अब देखो, अवध जो था वो सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग उसे क्या कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया. ठीक है, ये जो सब्सिडरी अलायंस अवध पे इम्पोज किया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने. गवर्नर जनरल थे वो भारत के उस समय.
ठीक है। और क्या उन्होंने इसके लिए रीज़न दिया था कि ये जो टेरिटरी है वो मिसगवर्न हो रही है और ब्रिटिश रूल में मिस गवर्नेंस की कोई जगह नहीं है, तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम अवध को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको एक्वायर किया गया था, बाई अब सब्सिडरी अलायंस, ओके। अब देखो, कंपनी ने मुग़ल डायनेस्टी को भी ख़त्म करने का वो प्लान बना लिया था, ओके। ऑलरेडी मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी इस समय 1850s के समय, ठीक है। लेकिन उसके बाद से लास्ट जो मुग़ल रूलर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र, अंग्रेज़ों ने कहा कि ये ही एक आखिरी किंग होंगे मुग़ल के। उसके बाद से जो भी लोग आएंगे वो किंग नहीं कहलाएंगे बल्कि वो प्रिंस कहलाएंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो मुग़ल हैं बहादुर शाह जफ़र के डेथ के बाद, मतलब बहादुर शाह जफ़र के बाद अब कोई भी रेड फोर्ट में नहीं रहेगा, इनको अलग घर दे दिया जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र के बाद से इनके फैमिली को क्या दिया जाएगा, अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। रेड फोर्ट पे अब इनका रहना अलाउ नहीं होगा। गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे 1857 में, उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट किंग ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, ओके। उसके बाद से कोई भी किंग नहीं होगा। इनके जो फैमिली के मेंबर होंगे या फिर बच्चे होंगे उन्हें हम एज अ प्रिंस ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इनको पेंशन पे रखा जाएगा, गॉट इट। लेकिन 1857 में के रिवोल्ट में अनफॉर्चुनेटली बहादुर शाह जफ़र काफ़ी बूढ़े हो गए रहते हैं हो गए होते हैं, तो इनकी डेथ हो जाती है। बर्मा में इन्हें भेज दिया जाता है जेल पकड़ के एज अ प्रिजनर, और वहाँ पे इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो ये था डिसकंटेंट ऑफ किंग्स और रूलिंग क्लास against the Britishers because they have made such unjust policies to reduce the power of Indian ruling class, okay। तो यहाँ से ये लोग भी तैयार बैठे हुए थे कि कब मौका मिले और हम ब्रिटिशर्स को सबक सिखाएं, ठीक है। अब देखो, अब आती है बारी पीजेंट्स और सिपोइज की। तो इसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने क्या पॉलिसीज़ बनाई। तो पीजेंट्स जो हैं, पीजेंट का मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनको पीजेंट बोला जाता है, ठीक है। और लैंड ऑनर्स, उस समय पीजेंट्स अलग होते थे और लैंड ऑनर्स अलग होते थे। पीजेंट्स क्या करते थे, लैंड ऑनर के को एक तरीके से रेंट देकर उस पर खेती करते थे, ठीक है। और इसके लिए उन्हें क्या करना होता था, ढेर सारा अमाउंट किससे लेना पड़ता था, मनी लेंडर से लेना पड़ता था। किससे लेना पड़ता था, मनी लेंडर जो लोन देते हैं, ठीक है, साहूकार उस समय कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस तरीके का लॉ पास कर दिया, इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया लैंड पे और फिर एग्रीकल्चरल गुड्स पे, जिसके बाद से उनको उस टैक्स को देना या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ब्याज का, जिसके वजह से पीजेंट्स जो थे और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो वापस नहीं कर पा रहे थे पैसा मनी लेंडर का। और कई बार तो ऐसा होता था कि उन्हें अपना जो पूरा ज़मीन था उसे मनी लेंडर को दे देना पड़ता था हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से पीजेंट्स और ज़मींदार के बीच में भी क्या था, एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट हो गया। आपने नाम सुना होगा वीर कुंवर सिंह का, वो बिहार के एक बहुत बड़े ज़मींदार थे, ठीक है। और उन्होंने भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं फ़ाइट किया था, गॉट इट। इसी वजह से बिकॉज उनका जो बहुत सारा लैंड था वो अक्वायर कर लिया गया मनी लेंडर्स और ब्रिटिशर्स के द्वारा, गॉट इट। देखो, अब आती है बारी इंडियन सिपोइज की। ये सबसे मतलब इग्नाइटिंग एक तरीके से इवेंट था। इंडियन सिपोए जो थे वो जब भारतीय एग्रीकल्चर बिल्कुल डाउनवर्ड डेवलप हो रहा था, डाउनवर्ड मतलब उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, बार बार मानसून फेलियर, क्रॉप फेलियर की वजह से जो किसान थे वो भूखे मरने के कगार पे आ गए थे। तो वो अब फोर्सफुली उन्हें आर्मी में जाना पड़ता था, उन्हें अपना रोजी रोटी चलाने के लिए बहुत ही कम सैलरी पर उन्हें आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में उन्हें जॉब करना पड़ता था। लेकिन वहाँ पे ये जॉब करते थे ब्रिटिश आर्मी में, लेकिन इन्हें
उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिलता था जिस तरीके का ट्रीटमेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिया जाता था। ठीक है, इनको ना ही अच्छा अलाउंस मिलता था, ना ही अच्छी सैलरी मिलती थी, बहुत ही लिविंग कंडीशन भी इनकी बहुत ख़राब थी। और एक तरीके से कुछ काम ऐसे किए गए जिससे इनका रिलीजियस सेंटिमेंट और बिलीफ जो है काफ़ी हर्ट हुआ। जैसे कि उस समय 18 सेंचुरीज़ में ऐसा माना जाता था कि अगर आप कोई भी समुद्र पार करते हो इस तरफ से उस साइड, इफ़ यू आर क्रॉसिंग द ओशियन, देन योर रिलीजन एंड कास्ट वुड बी चेंज। और रिलीजन और कास्ट को लेकर भारतीय लोग आज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो उस समय तो बात ही छोड़ दो, उस समय कंजर्वेटिव लोगों का ज़माना था। ठीक है, और इसी दौरान 1824 में क्या हुआ, बर्मा में वॉर था। और बर्मा में वॉर के लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि इंडियन लोग कहाँ जाएंगे, फ़ाइट करने के लिए जाएंगे ब्रिटिश आर्मी के लिए। बट इन लोगों ने मना कर दिया। क्या रीज़न देके कि अगर हम नदी क्रॉस करेंगे या फिर ओशियन को क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, धर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब धर्म चेंज हो जाएगा तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। गॉट इट। इस वजह से इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ये यहाँ तक ये भी कहा कि नहीं, हम लैंड रूट से बर्मा जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में है बर्मा, नॉर्थ ईस्ट के बाद तो लैंड रूट तो है। लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं माना और इसके वजह से काफ़ी बुरी ट्रीटमेंट दी गई इंडियन सिपोइज़ को। ठीक है, ओके। तो इसके बाद से जब इंडियन सिपोइज़ जो थे, सिपाही जो थे, वो इनकार कर दिए कि हमें नदी क्रॉस करके या फिर ओशियन को क्रॉस करके हम वॉर करने नहीं जाएंगे, रैदर वी वुड गो थ्रू द लैंड रूट। बट ब्रिटिशर्स ने इसे नहीं माना। ठीक है, और इसके बाद से उन्होंने काफ़ी सीवियरली उन्हें पनिश किया। ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिपोइज़ को पनिश किया और उसके बाद से एक रूल बना दिया। 1857 में एक लॉ पास की कंपनी ने, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी भारतीय अगर आर्मी में एम्प्लॉयड होता है तो उसे अगर ज़रूरत पड़ी तो ओवरसीज़ में ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसकी अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये पहले ही कंडीशन रख दिया गया। अब जिसको भी आर्मी में जाना था वो इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तभी जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। ठीक है, अब सिपोइज़ ने इस बात पे भी रिएक्ट किया। देखो, जितने भी सिपाही थे ये कहीं ना कहीं पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि पीजेंट्री उस समय ख़त्म हो चुकी थी इंडिया में। एक तरीके से बहुत ही सीवियर कंडीशन था फार्मिंग का। तो वहीं से लोग छोड़ के अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए आर्मी में एम्प्लॉयड हुए थे। लेकिन वहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता था। और ये भी देखा कि हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं जो ऑलरेडी पीजेंट्स हैं उनके साथ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, मीन्स कंपनी जो है, वो बहुत ही बुरी ट्रीट कर रही है। तो इस तरीके से इनके अंदर भी एक तरीके से विरोध की भावना जाग उठी थी। ठीक है, समझ गए? ओके, अब देखो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा भारतीय सोसाइटी में रिफॉर्म करने की सोची। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इंडियन सोसाइटी के में जो एविल लॉज हैं, कुछ हद तक ये बहुत सही भी था। लेकिन भारतीय जो है वो ऑलरेडी इनका सेंटिमेंट बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है इफ़ देयर इज़ मैटर दैट बिलोंग्स टू रिलीजियस बिलीफ एंड कास्ट सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा था, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक लॉ पास करें जिससे कि जो सती प्रैक्टिस, जो कि एक्चुअली में एक इनह्यूमन प्रैक्टिस था, उसको ख़त्म किया जाए और रीमैरिज, विडो रीमैरिज को इनकरेज किया जाए। ठीक है, सती सिस्टम फॉलो किया जाता था इंडिया में 18 सेंचुरीज़ के रीजन में। ठीक है, उस समय जो आपको पता होगा सती सिस्टम क्या होता है। सती सिस्टम में अगर कोई भी इंसान जिसकी शादी हो गई है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके वाइफ को भी उसके साथ चिता पे ज़बरदस्ती जला, कौन चाहता है कि वो जिंदा जले, वो ज़बरदस्ती ही किया जाता था, उसके साथ जला दिया जाता था। तो इसके लिए राजा राम मोहन राय से मिलकर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलकर
अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनकरेज किया, सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लॉ पास किया और विडो रीमैरिज को क्या किया, इनकरेज किया गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप एक विदेशी हो और आप हमारे यहाँ आके हमारे रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर कर रहे हो, तो इससे जो कंजर्वेटिव लोग थे भारत में, और बहुत सारे लोग थे कंजर्वेटिव माइंड के, उन लोगों को बहुत हर्ट हुआ कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, after 1830 the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property। 1830s के बाद से जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं, इनका क्या काम होता है क्रिश्चियन मिशनरीज का, कि लोगों को इन्फ्लुएंस करें और क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करें, यही उनका काम होता है। तो इनको फ्रीली मूव करने की आज़ादी दे दी गई, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब ये जहाँ पे भी कंपनी का डोमेन था, इनका जहाँ पे भी अपना रूल था, वहाँ पे ये फ्रीली घूम सकते थे, क्रिश्चियनिटी को प्रीच कर सकते थे और इवन प्रॉपर्टी और लैंड को भी ओन कर सकते थे। ठीक है, इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक लॉ पास किया गया जिससे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन काफ़ी आसान हो गया और इसमें काफ़ी लालच भी दिया गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। इस लॉ में ये कहा गया कि देखो, अगर आप अपना धर्म चेंज कर देते हो तो फिर आप उस रिलीजन के अकॉर्डिंग के रूल से आप क्या हो जाओगे, एक तरह से डिप्राइव्ड हो जाओगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी की जो लॉ पास की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई हिंदू अपने आप को या फिर कोई मुसलमान अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है तो भी वो अपने माता पिता जो कि हिंदू या मुस्लिम ही रहेंगे, उनके संपत्ति में उसका अधिकार रहेगा। ठीक है, ये वाली बात। तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो इससे जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट अदर रिलीजन के लोग थे वो काफ़ी हर्ट हुए। ठीक है, और यहाँ से एक विरोध जागी। फिर इंग्लिश को काफ़ी कंपलसरी कर दिया गया। ओके, many Indians began to feel that the Britishers were destroying their religion। अब इंडियंस को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन के रिलीजन को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम्स, जो हमारी सामाजिक ट्रेडिशंस थी, कस्टम थी, उसको भी ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। You will read about these reformers and reform movement in chapter 7। ओके, सो यहाँ तो नहीं पढ़ना है हमें, ये तो 7th चैप्टर में पढ़ना है जो भी रिफॉर्म्स हुए अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन कुछ इंडियंस जो थे, जो प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, वो इस रिफॉर्म्स को चाहते थे, बट इनकी संख्या बहुत कम थी। ठीक है, और इसी के बाद से कहीं ना कहीं देखो सारा सोसाइटी जो ईच एंड एवरी सेक्शन वाज अफेक्टेड। रूलिंग क्लास को इफ़ेक्ट किया ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ ने, पीजेंट्स और सिपोइज को इफ़ेक्ट किया, और हमारे बाकी रिलीजियस ग्रुप जो थी जिसमें सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ। और इस वजह से एक तरीके से ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ यहाँ पे पता चलने लगा कि अब ये हमें अपने तरीके से बिल्कुल भी नहीं जीने देंगे, और उन्होंने स्टार्ट किया विरोध और विद्रोह। तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये विद्रोह स्टार्ट होता है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट वाज द रूल्स एंड पॉलिसीज़ मेड बाय ब्रिटिशर्स दैट अफेक्ट all section of Indian society. Okay, this question you will have to do in detail. Okay, thank you very much, have a nice day.